Dear students, as I told you about two types of sentences yesterday, those were assertive and interrogative sentences, and I also told you about interrogative sentences begins with helping verb or WH word, and WH questions begins with interrogative pronouns, interrogative adjectives and interrogative adverbs. ये भी मैंने आपको बताया कि जो WH क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन से, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव से या इंटरोगेटिव एडवर्ब से शुरू होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु, हुज एंड होम ये पर्सन्स के लिए अप्लाई होते हैं, केवल पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। दीज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कांट बी यूज्ड फॉर थिंग्स एंड और व्हाट एंड विच ये भी पर्सनल, ये भी हमारे क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, लेकिन इनका यूज हम पर्सन्स एज वेल एज थिंग्स बोथ के लिए करते हैं। तो व्हाट एंड विच आर अप्लाइड फॉर पर्सन्स एज वेल एज थिंग्स। मैंने कल ये बताया था कि हु का जो प्रयोग होता है, हु और हुज का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है, जबकि होम का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये क्वेश्चन करें कि हु हैज़ कम, तो आंसर अगर आके राम हैज़ कम, राम आ चुका है, तो यहाँ हु राम के लिए आएगा, इसलिए हु यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसलिए हु यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। इस तरह से अगर हम कहें कि हुज अम्ब्रेला इज दिस, हुज अम्ब्रेला इज दिस, ये किसका छाता है? अगर आंसर दिया जाए कि दिस इज राम्स अम्ब्रेला, दिस इज अनुज अम्ब्रेला, दिस इज मोहन्स अम्ब्रेला, तो ये यहाँ पे हु जो है हुज मोहन के लिए आया है। मोहन क्या यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। इन द सेम वे अगर हम कहते हैं होम डू यू वांट टू स्पीक टू, आप किससे बात करना चाहते हैं? तो आई वांट टू स्पीक टू किसी का आप नाम ले सकते हैं, राम, मोहन, श्याम, मृदु। तो यहाँ जो राम, मोहन, श्याम या मृदु जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ होम डू यू, क्वेश्चन अगर है होम डू यू वांट टू स्पीक टू, आप किससे बात करना चाहते हैं? तो यहाँ क्या मतलब लिख दिया मोहन, आई वांट टू स्पीक, आई वांट टू स्पीक टू मोहन। यहाँ मोहन ऑब्जेक्ट के रूप में, आई है सब्जेक्ट, मोहन ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए क्लियर हो गया कि होम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। यहाँ हु जो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने हु का यूज बताया था। अब यहाँ पे सम थिंग्स आर रिमार्केबल है यार, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान देने लायक हैं, बहुत रिमार्केबल हैं। तो थिंग्स टू रिमेंबर हम ले लिख सकते हैं, थिंग्स टू रिमेंबर। याद रखने लायक बातें हैं।
हालांकि नाउ डेज ऐसा ही प्रचलन में है, आजकल ऐसा होता है कि हु इज आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ होम। नाउ डेज हु इज आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ होम, होम की जगह पे हु का भी यूज़ किया जाता है आज के समय में। अगर हम जैसे एग्जाम्पल कहें, होम डू यू वांट टू स्पीक टू, आप किससे बात करना चाहते हैं, या हु डू यू वांट टू स्पीक टू, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। होम डू यू वांट टू स्पीक को हम इस तरह से बोल सकते हैं, हु डू यू वांट टू स्पीक टू। तो होम की जगह हु का भी प्रयोग किया जाता है आजकल। लेकिन यहाँ पे जब हम होम का यूज करते हैं तो ये फॉर्मल यूज होता है। The use of home is formal. It means it is used in written English. ये फॉर्मल यूज है, होम का यूज फॉर्मल है। इसका मतलब कि लिखते समय हम होम का यूज करते हैं, जबकि हु का यूज इनफॉर्मल है। इट मीन्स whom is used while speaking. स्पीकिंग के समय ये स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। When what is used, और बात मैं what के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। When what is used for a person, it means we want to know his or her trade or profession. अगर पर्सन के लिए what का यूज किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में, ट्रेड के बारे में, यानी व्यापार के बारे में, उसके पेशे के बारे में हम जानना चाहते हैं। इसी तरह से जब विच का यूज किया जाता है तो व्हेन विच इज यूज्ड व्हेन वन पर्सन और वन थिंग हैज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ गिवन ग्रुप। जब किसी दिए हुए ग्रुप में से, ग्रुप ऑफ पर्सन से या ग्रुप ऑफ थिंग से किसी एक पर्सन को या एक थिंग को सेलेक्ट करना होता है तो उस समय विच का प्रयोग किया जाता है। Now, children, now let us come to the imperative sentence. I have finished two types of sentences, that is affirmative and interrogative. Now, come to the थर्ड जो है ये imperative sentence। imperative या थर्ड सेंटेंस होता है imperative sentence। आई हैव टॉट यू अबाउट affirmative, about assertive and interrogative sentences। तो let us we know first of all what is imperative sentence। imperative sentence होता क्या है? तो imperative sentences express a command or order, a request, an instruction or an advice। imperative sentence ऑर्डर को, कमांड को, तो आदेश को शो करते हैं या किसी रिक्वेस्ट को शो करते हैं, कोई प्रार्थना की जाती है तो हम इम्परेटिव सेंटेंस में लिखते हैं। इंस्ट्रक्शन को शो करते हैं, निर्देश को शो करते हैं, और एडवाइस, सलाह को भी शो करते हैं। इट मीन्स अगर हमें एडवाइस देनी है, इंस्ट्रक्शन देना है, कमांड देना है या रिक्वेस्ट करना है तो हम इम्परेटिव सेंटेंस में देते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, एन इंस्ट्रक्शन एंड एन एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल ये हम लिखते हैं एन इम्परेटिव sentence expresses a command, a
कमांड और यहाँ पे ऑर्डर, कमांड या ऑर्डर आदेश, रिक्वेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन और एंड एडवाइस फॉर एग्जाम्पल, stand up, do this work, complete your homework, give me a cup of coffee please, exercise daily, read all the questions carefully. So I have written some imperative sentences here. First one is stand up. Stand up means you stand up. ये आदेश दिया, या आदेश देने के लिए ये सेंटेंस आदेश देता है। इसमें आदेश दिया गया है स्टैंड अप मीन्स यू स्टैंड अप, डू दिस वर्क मीन्स यू डू दिस वर्क, अपना काम करो। ये इसमें आदेश दिया गया है कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा करिए मीन्स यू कंप्लीट योर होमवर्क। गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, कृपया मुझे एक कप कॉफ़ी दीजिए। यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है, दिस सेंटेंस शो रिक्वेस्ट। एक्सरसाइज डेली मीन्स यू मस्ट एक्सरसाइज डेली, आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ पे एडवाइस दिया गया है, दिस इम्परेटिव सेंटेंस शो एडवाइस, दिस इम्परेटिव सेंटेंस शो, दिस इम्परेटिव सेंटेंस शोज रिक्वेस्ट, and this imperative sentence shows read all the questions carefully. This imperative sentence shows instruction means you read all the questions carefully, ये है instruction। तो मैंने देखा अलग अलग सेंटेंसेज लिखा, ये सारे सेंटेंसेज इम्परेटिव सेंटेंसेज हैं। क्वेश्चन ये सेंटेंस नंबर 1, 2 and 3 expresses order means command, sentence 4 expresses request, question 5 expresses advice and ये sentence 6 expresses instruction। जैसा मैंने बताया था, ये अपनी डिफिनीशन में भी लिखा गया है कि an imperative sentence expresses a command, a request, an advice or an instruction। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस का यूज़ हमें कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, या कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए, या एडवाइस देने के लिए करना पड़ता है।
और आप देख रहे हैं जैसा सारे सेंटेंसेस क्या है, कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं और इन सारे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट यू है वो हिडन है। ये बातें ध्यान रखने वाली है। दीज थिंग्स आर रिमार्केबल दैट एन इम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ फुल स्टॉप एंड द सब्जेक्ट यू इज ऑलवेज हिडन इन एन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हिडन रहता है, लिखा नहीं जाता लेकिन छिपा रहता है। और जितने भी इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ let us come to exclamatory sentence. Exclamatory sentence. आइए हम फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस का जो फोर्थ टाइप है, चौथा प्रकार है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उस पे आते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आखिर होता क्या है? तो एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम स्ट्रांग इमोशंस और फीलिंग्स। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मन की तीव्र भावनाओं को, जैसे हैट्रेड, नफरत को, सैडनेस को शो करने के लिए, मन की स्ट्रांग फीलिंग को, जैसे हैप्पीनेस है, सैडनेस है, हैट्रेड है, इन सारी चीज़ों को, नफरत को, घृणा को, दुख को, खुशी को व्यक्त करने के लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लास्ट में हम ये एक्सक्लामेटरी मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन हमेशा पुट किया जाता है। जैसे पहले हम लिख देते हैं डेफिनेशन, एन एक्सक्लामेटरी sentence expresses some strong feeling, emotion, इमोशंस और फीलिंग्स। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमारे मन के इमोशंस को, भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, जैसे दुख, सुख, खुशी, घृणा, नफरत। तो आइए एग्जाम्पल देता हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर, कितना सुंदर फूल। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, सब कह सकते हैं कितना सुंदर फूल। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट दिस फ्लावर
smells. ये फूल कितनी सुंदर खुशबू देता है। इस तरह से What an intelligent कितना प्रतिभावान लड़का। हाउ हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वो कितनी सुंदर है। ये सारे सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी, ये सारे सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। आप जैसा देख सकते हैं कि इनके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। तो कुछ चीज़ें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के संबंध में ज़रूरी हैं, जैसे अब ये है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अगर इसको हम नॉर्मल वे में लिखते, नॉर्मल ऑर्डर में लिखते तो अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर होता, लेकिन यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इस ढंग से लिखा गया है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जो हम लिखते हैं तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इम्फेसाइज करना पड़ता है। इम्फेसाइज करने के लिए सेंटेंस के में जो वर्ड होते हैं, वर्ड के ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल शी इज, अगर इसको हमें लिखना होता तो ऐसे अगर नॉर्मल ऑर्डर में लिखते हैं तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल या शी इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए इस बात पे हमें हाउ ब्यूटीफुल शी इज़ ऐसे लिखना पड़ा। इसका नॉर्मल ऑर्डर होता है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऐसे होता। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अगर नॉर्मल ऑर्डर में लिखा जाता तो इस ढंग से लिखा जाता, लेकिन देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, हम देख रहे हैं कि वर्ड का ऑर्डर चेंज हो गया है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वर्ड का ऑर्डर नॉर्मल ऑर्डर से अलग हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, केवल फीलिंग को एम्फेसाइज करने के लिए। तो इस ढंग से आइए अब नाउ आवर न्यू टॉपिक इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग let us see, the students, please see some sentences here. He is a smart boy. Is he? He is a
स्मार्ट बॉय इज ही, isn't he? You are intelligent, aren't you? Students are reading, aren't they? He's not playing. Is he? Are we? ये in first sentence it is written he is smart boy, isn't he? In second sentence you are intelligent, aren't you? In third sentence students are reading, aren't they? He is not playing, isn't he? We are not friends, aren't we? I write a letter don't I? Boys play cricket, don't they? ये भी एग्जाम्पल हैं ये भी एग्जाम्पल हैं क्वेश्चन टैग के। तो आप देख रहे हैं इन शार्ट क्वेश्चंस, तो हम देख रहे हैं कि इन सारे सेंटेंसेस में हर सेंटेंस दो पार्ट में है। एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स एंड फर्स्ट पार्ट इज ए स्टेटमेंट एंड सेकेंड पार्ट इज द शॉर्ट क्वेश्चन। हम देख रहे हैं जितने भी सेंटेंसेज हैं इन सारे सेंटेंसेज में देयर आर टू पार्ट्स इन ईच सेंटेंस। फर्स्ट वन इज अ स्टेटमेंट एंड सेकेंड वन इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें भी ये स्टेटमेंट है एंड आरंट यू इज ए शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट आर रीडिंग, दिस इज स्टेटमेंट एंड आरंट दे इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। He is not playing, is he? He is not playing. This is short. This is statement. Isn't? Is he? A short question. We are not friends. Is statement. Are we? A short question. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सारे सेंटेंसेज में दो पार्ट हैं। एक पार्ट स्टेटमेंट है और दूसरा पार्ट क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह से
ये जो 60 क्वेश्चन हैं इनको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। 60 क्वेश्चंस हैव बीन टैग्ड। यहाँ देख रहे हैं हर सेंटेंस में 60 क्वेश्चन ये स्टेटमेंट के साथ टैग किया गया है, जुड़ा हुआ है। तो व्हेन द 60 क्वेश्चंस आर टैग टू द स्टेटमेंट दे आर रिफर टू एज क्वेश्चन टैग। जब स्टेटमेंट के साथ 60 क्वेश्चन टैग कर देते हैं तो उस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो क्वेश्चन टैग में आप एक बात देखे होंगे कि जब क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट जब असर्टिव होता है, हमारा स्टेटमेंट जब अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है। जैसे यू आर इंटेलिजेंट तो आरंट यू, ये क्वेश्चन टैग मेरा निगेटिव है। तो व्हेन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज निगेटिव। व्हेन स्टेटमेंट इज निगेटिव देन क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। वी आर नॉट फ्रेंड, ये निगेटिव है स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन टैग यहाँ पॉजिटिव है। आई राइट अ लेटर, हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव है। तो क्वेश्चन टैग जस्ट अपोजिट होता है। आखिर का नाम क्वेश्चन टैग क्यों पड़ा है? क्योंकि हर स्टेटमेंट के साथ एक 60 क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, टैग किया हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स। और जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, स्टेटमेंट निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है। और जब कोई हेल्पिंग वर्ब, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है तो हमारा क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है। जब कोई क्वेश्चन टैग नहीं होता है, जब हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन स्टेटमेंट में नहीं होता है तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे ही इज ए स्मार्ट बॉय, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब इज है, इसलिए क्वेश्चन टैग में भी इज का यूज़ किया गया है। जहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आर है तो यहाँ क्वेश्चन टैग में भी आर यूज़ की गई है। यहाँ पे इज है तो यहाँ क्वेश्चन टैग में इज यूज़ किया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ स्टेटमेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो डोंट, डज, डिड का यूज करते हैं। क्योंकि ये सेंटेंस मेरा क्या है, ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का है और यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, इसलिए डोंट का यूज किया गया है। अगर यहीं पे सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर नाउन या ही सिर्फ प्रोनाउन होता तो डजंट का यूज़ किया जाता। अगर ये सिंपल पास्ट में होता तो डिडंट का यूज होता। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब है तो क्वेश्चन टैग भी उसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। लेकिन अगर लेकिन स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्वेश्चन टैग डू, डिड, डज से शुरू होता है। तो ये बात कन्फर्म हो गई। और ये तो मैंने बताया, और मैंने ये तो बता ही दिया था कि स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, और स्टेटमेंट निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एंड माय क्लास एंड आई होप दैट you will have understand properly. Now, thank you very much.